बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। खुद ही वह बदलाव बनिए जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। गांधी जी की इस कोटेशन के साथ मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज हम यूजीसी नेट का 2017 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो ये पेपर हुआ था ये OMR शीट पे हुआ था, ये ऑफलाइन मोड का पेपर था। तो ये पेपर ठीक ठाक था, थोड़ा डिफिकल्ट भी था और नॉर्मल भी था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। तो ये बात सही है, कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देते हैं। और उस सेकंड इसका तर्क है, उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कृष्ट बोध था। तो सही बात है, वो इसलिए देते हैं कि जो अराजक खतरे हैं, जो व्यवस्था स्थापित करने के लिए जरूरी हो सकती है, इससे खतरे से निपटने के लिए कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका ये आंसर था। तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है। तो प्लेटो के विचार का स्रोत नहीं है। सुकरात से जुड़े हुए हैं प्लेटो, अवधारणाओं का सिद्धांत, एलियाटिक्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, निरपेक्ष संभूति का विचार, और हेराक्लिट्स के साथ भी वो जुड़े हुए हैं, भू संपत्ति का विचार। लेकिन जो ये सेकंड ऑप्शन है इसके साथ ये नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर सेकंड था। और ये एक क्वेश्चन इस प्रकार है, मैचिंग का है, इसको हमें एक को दो से सुमेलित करना था। तो इसका आंसर जो है निमित्त कारण का है, निमित्त कारण गति का कारण है। और बी का है अंतिम कारण, तो वह उद्देश्य जिसकी और गतिविधि लक्षित होती है, तो ये इसका थर्ड है। और भौतिक कारण में पदार्थ से जुड़ा हुआ है, पदार्थ जिससे यह बना है ये भौतिक कारण के अंदर है। और औपचारिक कारण है वस्तुओं का पदार्थ एवं सार के साथ ये है, तो इसका फर्स्ट है, तो इसका आंसर हमें सेकंड इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित अगला क्वेश्चन भी है। तो लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। तो हाँ, श्रम को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो ये औचित्य है। इसका कार्य पृथ्वी का उपभाज्य समान में बदल देना है। तो ये बात भी सही है कहीं ना कहीं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो लॉक के संबंध में दोनों विचार सही हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉल्स के अज्ञानता के आवरण की अवधारणा की एक विशेषता सही नहीं है। तो रॉल्स जो हैं वो समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता, जो सही बात है। जो उन्होंने अज्ञान का पर्दे की अवधारणा दी थी उसके अंदर उन्होंने बताया था जो अज्ञान के पर्दे के अंदर कोई भी अपनी सामाजिक स्थिति और अपनी वर्ग की स्थिति नहीं जानेगा, ये बात सही है। प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य का कोई नहीं जानता, ये बात भी सही है। अपने भाग्य के बारे में कोई नहीं जानेगा। पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं। तो ये चीज़ नहीं कही थी इसने कि रॉल्स ने ये चीज़ नहीं कही थी कि जो अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को जानते हैं, ये चीज़ उनके सिद्धांत में नहीं थी। और चौथा जो है, पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते, तो ये भी उनके नहीं था, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है थर्ड है। थर्ड इसका आंसर जो नहीं है, हमें नहीं बताना था, तो थर्ड इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है। तो जो वेलफेयर स्टेट होते हैं, जो लोगों की सहायता करते हैं कई प्रकार से सब्सिडी के माध्यम से और पिछड़े वर्ग की उत्थान के लिए कार्य करते हैं, तो उसको किसने बुरा माना है। तो ये विचारक हैं आर नॉजिक। नॉजिक जो हैं जिन्होंने हकदारी सिद्धांत दिया है, ये इसे बुरा मानते हैं। और कॉल पॉपर का हमें याद रखना है, उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन दिया है। और थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन के साथ कॉल पॉपर जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हमें याद रखना है, आंसर सी। नॉजिक जो है कल्याणकारी राज्य की दास्ता के रूप में एक वर्णन करते हैं। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। EMS नमूद्रीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म निम्नलिखित में से किस विचारधारा से महात्मा गांधी का विश्लेषण है। तो ये जो इन्होंने बताया था, ये सिंडिकेट, समाजवाद, उदारवाद, तो इन्होंने जो बताया है वो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं दृष्टिकोण है। तो इन्होंने इन तीनों के बारे में गांधी जी को जोड़ा, लेकिन मार्क्सवाद से इनका संबंध नहीं है। आठवां क्वेश्चन ये है, एम एन रॉय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना नहीं है जब पूछा जाए, इसे बहुत आराम से पढ़ना है। नॉट जब पूछा जाए, कई बार हम पढ़ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। तो हाँ, इसका इन्होंने कहा था कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान मॉडल
तैयार किया? सही बात है, सबसे पहले व्यक्ति एम एन रॉय ही थे जिन्होंने 1934 के अंदर भारत में संविधान सभा की मांग की थी। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए, ये बात भी सही उन्होंने कही थी। गांव कस्बों तथा शहर में जन समितियां स्थापित हो, ये बात भी उन्होंने कही थी। वे संगठक इकाई के अलग होने के अधिकार पर सहमत नहीं थे, तो ये गलत बात है। उन्होंने कहा था जो भी इकाई अलग होनी चाहती है, जो भारत जैसे कि पाकिस्तान था वो इसके पक्ष में भी थे कहीं ना कहीं, तो ये इसका सही फोर्थ सही नहीं था। तो अगला देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौथा कथन इसके अंदर सही नहीं है इसका। तो एक बार देख लेते हैं। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक था, ये बात सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है, ये भी बात सही है। उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है, ये बात भी सही है। लेकिन जो ये फोर्थ है ये गलत है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है, यह विशेष कर पश्चिमी लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के परिक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है? तो लोकतंत्र के जो प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है रॉबर्ट ए डहल ने इसके ऊपर बल दिया है। और इनकी एक पुस्तक जो पुनर्लिज्म, ये रॉबर्ट ए डहाल का हमें याद रखना है, पुनर्लिस्ट विचारक हैं और ये बहुलवाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है? तो मैक्स वेबर तर्कशक्ति, कार्यमूलक भेदन तथा विशिष्टीकरण आदि फलस्वरूप व्यवस्था, सौहार्द तथा दक्षता का निर्माण होता है की बात करते हैं। हाँ, इन तीनों की बात करी है उन्होंने। और आदर्श प्रारूप के संबंध में विश्वास तथा संकेतों पर आधारित प्रभावी प्राधिकार, तो इसकी बात भी कहीं ना कहीं उन्होंने की है। प्रभावी प्राधिकार पदसोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है, तो ये राज्य और सत्ता से वर्ग संबंधित नहीं होता है, नौकरशाही से संबंधित होता है पदसोपानिक व्यवस्था, तो ये इसका आंसर गलत है। औचित्य स्थापन तथा आदर्श प्रारूप विज्ञान विधि, तो ये भी सही है, लेकिन जो ये थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कथन किसका था कि संघ भारत में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? तो ये अवधारणा डाइसी से जुड़ी हुई है। और डाइसी के बारे में हमें ये याद रखना है, इन्होंने रूल ऑफ लॉ के साथ ये जुड़े हुए हैं और इनका बहुत फेमस कोटेशन है, रूल ऑफ लॉ, इनका सिद्धांत ही इनके साथ ही जुड़े हुए हैं। यह किसका कथन था कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई संबंध नहीं है? तो ये बात कही गई है लिचफर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। पहला कांग्रेस, बी संघीय नौकरशाही, सी उच्चतम न्यायालय और डी मास मीडिया। तो इसका आंसर है पहला, कांग्रेस से ये संबंधित है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी क्षमता के संबंध में है, तो इसका पहला आंसर सही था। तो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सी राइट मिल्स की रचना द पावर रिलीट 1956 ने निम्नलिखित में से किसमें अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया? तो इन्होंने प्रस्तुत किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में इन्होंने ये प्रस्तुत किया है। यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसे की तरह है? तो ये बात करी है पाल्सन द्वारा। टालकॉट पाल्सन ने ये बात करी है कि जो शक्ति है वो पैसे की तरह है, पावर इज लाइक मनी, इनका कॉन्सेप्ट है। कैच ऑल पार्टी निम्नलिखित में से किसके उत्तर दक्षिणी विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है? तो ये 17वें का आंसर है पहला, तो ये पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में है। ये निम्नलिखित में 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब यह राजनीतिक नहीं तथा समाज तक विस्तृत नहीं होती? तो ये कहा था हन्ना आरेंट ने। हन्ना आरेंट जी का मानना था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब तक वह राजनीतिक नहीं होती तथा समाज तक विस्तृत नहीं होती। तो ये हन्ना आरेंट जी इसके साथ जुड़ी हुई है। उनकी बुक हमें याद रखना है, हन्ना आरेंट जी की टोटलिटेरियन के ऊपर इनका कॉन्सेप्ट था और इन्होंने टोटलिटेरियन बुक से संबंधित बुक लिखी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां। पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह निम्नलिखित में से किसका आधार है? तो ये बात है ये जो
पूंजीवादी व्यवस्था उत्पादकों के संबंध में है, तो ये भूमंडलीकरण से तो नहीं जुड़ी हुई है, ना ही लोकतंत्र के लेनिन के समाजवाद से है, ना ये फ्रीडमैन के विश्व सपाट से है, ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत के साथ ये बात जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन जो असर्शन और रीजनिंग से 20वां, सवर्तन लोकतंत्र लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। तो ये बात सही है, लेकिन जो ये पहली चीज़ इससे जो इसका जो स्पष्टीकरण है वो सही नहीं कर पा रही है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यता मैंडेटरी एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। तो ये बात कही थी, ये बात कहीं ना कहीं ग्रेवन ऑस्टिन ने कही थी कि कांग्रेस ही भारत था और भारतीय कांग्रेस था, और इन्होंने संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान के ऊपर बहुत सारे काम करे हैं ग्रेवन ऑस्टिन ने। तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 है ये, तो एक बार देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन पहला का है द चाइल्ड एंड द स्टेट ऑफ इंडिया, इसके साथ प्रणब वर्धन जुड़े हुए हैं। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसके साथ क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड जुड़े हुए हैं, और इनका आर्टिकल भी यूजीसी नेट के अभी 2-3 जो पीछे एग्जाम हुए हैं 19 या 18 के अंदर पूछा गया था क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड के बारे में भी। तो एक बार ये देख लें अच्छी तरीके से। और जो थर्ड है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, तो ये जुड़े हुए हैं तीसरे का जुड़े हुए हैं, एक मिनट, तीसरे का सेकंड, ये इसका आंसर ये है। ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ द चाइल्ड, माफ़ कीजिएगा, ए का फोर्थ था माइनर वीरन द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, तो स्टेट इन इंडिया के साथ माइनर वीरन जुड़े हुए थे। और जो ये द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इंडिया प्रणब वर्धन इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जो पॉवर्टी एमिट प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, ये अतुल कोहली इसके साथ न्यू इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, स्टेट इन इंडिया के साथ माइनर वीरन है, और द न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट का अतुल कोहली जी हैं, और द पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ प्रणब वर्धन जी है, और हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ क्रिस्टोफर जेफरफार्ड जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के लिए आधार रूप में पहचान की गई है? तो जो आधार रूप में इसकी पहचान की गई है, इसको की गई है कि आदेश को मानसिक कि आदेश को मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है। हाँ, अगर किसी के अंदर दिमाग नहीं लगाया गया तो इसके लिए क्षमा करने के लिए वो कर सकते हैं वो। और कि आदेश दुर्भावना से है, आदेश कहीं अपनी सोच विचार अपने मतलब से किया गया हो तो इसके संदर्भ में भी कर सकते हैं समाधान। कि आदेश को बाहरी अथवा पूर्णतः असंगत अनुचिंतन के आधार पर पारित किया गया, ये बात भी हो सकती है। इसके आधार पर वो इसको वापस कर देते हैं कि आदेश यादृच्छिकता से ग्रसित है, तो ये भी बात हो सकती है। तो इसका आंसर ABCD है, फोर्थ आंसर इसका सही है। कि कोई अगर राष्ट्रपति अगर उसको माफ़ करना चाहे तो ये चीज़ें वो देखता है कि इन चीज़ों का तो नहीं किया गया, कहीं मतलब से किया गया हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। आंसर 24 का है CH हनुमंता जो जुड़े हुए हैं 1984 में हैं, और GVK राव जो जुड़े हुए हैं, GVK राव जी जो हैं वो हैं 1985। और अशोक मेहता समिति का हमें पता है, अशोक मेहता समिति है अशोक मेहता समिति थर्ड के साथ जुड़ी हुई है। अशोक मेहता समिति 1986, और ML सिंह भी 1978 के अंदर। फिर ये असरसर और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, सही बात है, मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं, क्योंकि हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उनके द्वारा देशभक्त या संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जाने की अपेक्षा होती है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो ये, लेकिन जो इसका स्पष्टीकरण है वो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो A और R दोनों सही है, और R A की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये इस प्रकार था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन निम्न में से कौन भारत के विधायिका के विशेषाधिकार हैं? तो जो भारत के विधायिका के जो विशेषाधिकार है, लेजिस्लेशन के विशेषाधिकार हैं, वो इस प्रकार है, वाद विवाद तथा सभा की कार्रवाई को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य को इसके प्रकाशन से रोकने का अधिकार। तो ये बात सही है। सदन में अजनबियों को अपवर्जित करने का विशेषाधिकार, ये भी सही है। आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, ये भी सही है। विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए सांसदों तथा बाहरी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार, तो ये भी सही है। तो इसका ABCD चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो था, सबसे पहले चंपारण 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, हमें याद रखना है। तो सबसे पहला यही था। तो फोर्थ देख लेते हैं हम किसके अंदर है। तो ये तो नहीं हो सकता, ना ही ये है। तो सेकंड, और जो उसके बाद हुआ था बारडोली सत्याग्रह हुआ था, जो कि अहमदाबाद के अंदर हुआ था। इसके अंदर इसी सत्याग्रह के कारण सरदार वल्लभ पटेल को सरदार जी की उपाधि दी गई थी, इसी आंदोलन के कारण। तो ये सेकंड नंबर पे हुआ था। सेकंड हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर यही है, पहला फोर्थ है, फिर सेकंड। तो ये इस प्रकार से हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका तेभागा आंदोलन था, फिर उसके बाद सिंगूर जो बंगाल के अंदर हुआ था, वो आंदोलन था। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में संवाद संबंधित घटनाओं के विकास के सही कालक्रम के क्रम को पहचान कीजिए। तो पहले आई ये सारे जो राज्य संघवाद से जुड़े मामले हैं। तो सबसे पहले आई थी राजमन्नार समिति, फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था, फिर पश्चिम बंगाल ज्ञापन आया, और सबसे लास्ट में पंछी आयोग है। तो ये सारे केंद्र और राज्य के संबंध से जुड़ी हुई कमेटियां हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? तो ये धर्मशाला पूंजीवाद का वर्णन राजकृष्ण जी द्वारा किया गया है, भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय निर्वाचन सुधार संबंध से नहीं जुड़ा हुआ है? तो जो नहीं जुड़ा हुआ है वो है MN वोहरा समिति। ये कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। ये जो चुनाव के अंदर क्रिमिनलाइजेशन होता है, उसके साथ ये कमेटी जुड़ी हुई है। तारकुंडे समिति चुनाव से जुड़ी हुई है, दिनेश गोस्वामी भी जुड़ी है, और इंद्रजीत गुप्ता समिति भी जुड़ी हुई है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है संस्थागत उपागम है, पहले पे ये है, और उसके बाद है व्यवहारिक उपागम, और उसके बाद आता है व्यवस्था उपागम तीसरे पे, और चौथे पे लोक। तो ये इसका आंसर फोर्थ सही है। एक मिनट, 31वें नंबर पे थे हम। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो असरसन और रीजनिंग से संबंधित है। भारत में लोक सेवकों के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते। तो सही बात है, जो सिविल सेवा में जुड़े होते हैं उनके कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, ना ही वो राजनीतिक टिप्पणियां कर सकते हैं। तो ये सही है। तटस्थता भारत में लोक सेवा की विशेषता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो तटस्थ रहते हैं हर मामलों के अंदर। तो भारत में लोक सेवकों की कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकार से संबंधित उन्हें चुनाव में वोट डालने का तो अधिकार होता ही है, वोट डालने का अधिकार तो होता ही है चुनाव के अंदर। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं होते। भारत में लोक सेवकों के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो पहला तो ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन तटस्थता भारत के लोक सेवाओं की विशेषता है, सही बात है, क्योंकि वो राजनीतिक टिप्पणियां नहीं कर सकते और किसी राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो सकते। तो इसका ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन में अवरोध के रूप में पहचान की? तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, वो सुधार लेके आया था प्रशासन के अंदर, हमें याद रखना। और इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जी थे। तो इन्होंने जो कुछ रिकमेंडेशन दी थी सुधार के लिए, तो उसमें इन्होंने उसके बारे में बताना है। तो इन्होंने कहा था, लोक सेवकों को लचीला स्थायीकरण तथा अभियांत्रिक अवलोकन की दृष्टिकोण होना चाहिए। ये बात सही है। लोक सेवकों के लिए उत्तरदायित्व का अभाव, क्योंकि कई चीज़ों में देखा जाता है कि उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया जाता है। तो इसके अंदर ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और डी जो है इसका, नागरिकों को अपने अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी का निम्न स्तर के कारण भी ऐसा होता है कि अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ थी।
तो ये ए और इसका ये सही था। सुशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव, ये इसका जो इसने पहचान करी थी वो यही है। इसका इसका सेकंड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है? तो बजट को जो लागू करता है वो वित्त मंत्रालय बजट को लागू करता है, और इसी जितने भी इसके खर्चे और जितने भी क्रय वाय जितने भी होते हैं सब इसी से संबंधित है, वित्त मंत्रालय से। तो इसका आंसर वित्त मंत्रालय था। भारत में शब्द घाटा वित्तीयन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जो ये सबसे पहले किया गया था, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षण मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युदायी नहीं है? तो ये है अभिभावक नौकरशाही, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं हैं? तो इन दोनों के बीच जो समान व्यवस्थाएं हैं वो हमें बताना है। समय समय पर निर्वाचन, सही बातें इनके अंदर कही गई थी, समय समय पर निर्वाचन की बात कही गई थी। और सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण, हाँ जो पंचायती स्तर पे जो समाज में पीछे रह गए उनके सशक्तिकरण की बात कही गई थी इसके अंदर। राज्य चुनाव आयोग का गठन, राज्य चुनाव आयोग ही इसका चुनाव करता है। वार्ड समिति का गठन, तो वार्ड समिति का गठन 73वें संविधान संशोधन में नहीं की गई थी, या 74वें संविधान संशोधन में कही गई थी। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका आंसर सेकंड सही है। निम्नलिखित में से कौन संवैधिक निकाय है? तो संवैधिक निकाय जो कानूनों द्वारा एग्जीक्यूटिव द्वारा पास किया जाता है उसे संवैधिक निकाय बोलते हैं। तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, रेलवे बोर्ड भी है, परमाणु ऊर्जा भी कार्यक्रम भी है, लेकिन जो राजभाषा आयोग है ये नहीं है, राजभाषा आयोग इसका नहीं है। तो इसका आंसर ACD है, सेकंड आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सेवार्थी वृत्त सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है? तो ये कृषि विभाग है जो कि इससे संबंधित है। तीसरा आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि आयोजन, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकें तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है? तो ये कहा गया है, ये हेनरी फ्योल द्वारा भी कहा गया, MP फॉलेट द्वारा भी कहा गया, लूथर गुलिक और L उर्विक द्वारा भी कहा गया। तो इसका चौथा आंसर सही है, ABCD। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ रिलीजन से संबंधित है? तो जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ रिलीजन से संबंधित है वो हेडले बुल है। हेडले बुल जिन्होंने रीजन, रेवोल्यूशन और एक और उन्होंने RRR के कॉन्सेप्ट दिया था जो इससे संबंधित है, हेडले बुल। आतंक का संतुलन का विचार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जो आतंक का संतुलन का विचार संबंधित है परमाणु हथियार से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता से संबंधित है ये आतंक का संतुलन। 43वां क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य धारा नहीं है? तो 43वें क्वेश्चन का आंसर है, राज्य दूसरे के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मापदंडों को लागू करे। तो इसका फोर्थ आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रकार। 44वां क्वेश्चन इस प्रकार है, किस या किन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो एक संधि थी पर्यावरण से संबंधित, तो उसको किसने अस्वीकार कर दिया था? तो इस संदर्भ में भारत और चाइना दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि ये एक तरफा जो यूरोप के देश थे उनको छूट देने की बात कही गई थी और कार्बन उत्सर्जन को कमी करने की बात गई थी, लेकिन जो विकासशील देश थे उनके संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा गया था। तो इसलिए इन दोनों देशों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, USSR के किस नेता ने शांतिपूर्ण सहाअस्तित्व की नीति शुरू की? तो ये इसका संबंध है एन खुर्शीद के साथ। ये शीत युद्ध काल के अंदर शांति की सहाअस्तित्व नीति लेके आए थे। तो सेकंड इसका आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46वां, शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया था, जिसका अर्थ है, तो ये हमें याद रखा है, फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास के अंत के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ एक सैमुअल P. हंटिंगटन है जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो
इन्होंने कहा था सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है और सैद्धांत पे स्तर पे लिबरलिज्म की जीत हुई है और वर्ल्ड स्तर पे अब लिबरलिज्म ही लिबरल डेमोक्रेसी का उदय हुआ है और लिबरल डेमोक्रेसी ही वर्ल्ड में राज करेगी। तो इनका ये था इतिहास का अंत, इनके विचारधारा का ये तात्पर्य था कहने का। शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था 47वें का भूतपूर्व पूर्वी गुटों के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना। तो शांति कार्यक्रम जो नाटो का था उसमें भूतपूर्व गुटों को राज्यों में इसमें शामिल करने का इसका कार्य था। 48 निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है? तो जो शीत युद्ध को शांति युद्ध के 1989 के अंदर बर्लिन की दीवार का गिरना ही शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। और औपचारिक रूप से 1991 के अंदर जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था तो शीत युद्ध पूर्णतः समाप्त माना जाता है। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय ईसी का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया? तो जो ये दिया गया था मस्ट्रिक्ट की संधि के द्वारा, आंसर फर्स्ट, इसके द्वारा इसका नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो जो इसकी विशिष्ट एजेंसी नहीं है ओपेक है। ओपेक ये ऑयल प्रोड्यूसर एंड ये जो अरब की कंट्री हैं जो पेट्रोलियम व्यापार करती है उससे संबंधित कंपनी है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। तो ये इस प्रकार था दोस्तों 2017 का पेपर जो कि जनवरी में हुआ था। पॉलिटिकल साइंस सीबीएसई द्वारा लिया गया था ये पेपर। तो आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा और जो कुछ कमी वमी रह गई वो भी आप लोग को कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे उसको सुधारने की। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी, ढेर सारा प्यार आपको, और अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू दोस्तों, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, धन्यवाद दोस्तों।